हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 3.3 कराऊंगा। और बच्चों, ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूं। यदि आपको YouTube पर वीडियो ढूंढने में परेशानी आती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, वो भी क्रम से, और अपना गणित अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये एक आलेख है, इसका उपयोग करना है इसने जो हमसे क्वेश्चन किए हैं उसके लिए। चलिए, पहला प्रश्न है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। बच्चों, प्रश्न को करने से पहले हम ये जो चित्र दिया है ना, पहले हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम अपने सवालों के जवाब देंगे। देखिए, ये एक चित्र है, इसमें देखिए लिखा है विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु। यहाँ विद्यार्थी दे रखे हैं, यहाँ जो पशु पाले गए हैं उन बच्चों द्वारा वो उनका आंकड़ा आपको दिया है। ठीक है, देखिए इस आलेख में हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, जो आलेख होता है ना, उसके नीचे वाली जो संख्या होती है, ये वाली रेखा, चलिए इसे हम यहां बनाएंगे। यहां देखिए, ये वाली जो रेखा है इसे कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष, ठीक है। और ये जो खड़ी हुई रेखा है, देखिए इसको कहा जाता है वाई अक्ष। क्या कहा जाता है? वाई अक्ष। ठीक है, देखिए यहां जो इस तरीके की ये मीनार ऐसी बनी है ना, देखिए ये सारी जो मीनारें हैं बस यही हमको बताएंगी कि हमारा उत्तर क्या है। देखिए यहाँ ये कुत्ते की मीनार है, ये बिल्ली, ये खरगोश, ये हैमस्टर और ये अन्य। यहाँ विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया है। ये जो एक इकाई है ना, एक लाइन, ये 2 छात्रों की है। यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरीके से 12। ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। मतलब देखिए, इसको समझने का सीधा सा सिद्धांत है, जिस भी पशु का जो ये टावर है ना, जो सबसे ज्यादा ऊंचा होगा वही पशु जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय होगा। ठीक है, करते हैं इसे भी। देखिए यहां देखिए आप, सबसे ज्यादा ऊंचा टावर कौन सा है? ये है ना, ये वाला। यानी कि ये 10 छात्रों ने इस जानवर को पाला है। किसको? बिल्ली को। ठीक है ना, इससे ऊंचा आपको कोई भी दिख रहा है ना? नहीं, ये इससे भी छोटा है और सब बाकी के इससे छोटे हैं। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई किस टावर की है? इस वाले की। ठीक है, तो सबसे लोकप्रिय पशु कौन सा हुआ हमारा? तो सबसे लोकप्रिय पशु हमारा हुआ बिल्ली। क्या? बिल्ली। ठीक है, अब 20 कह रहा है हमसे कि कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। यानी कि कितने छात्र कुत्ते को पसंद करते हैं पालने के लिए। देखिए कुत्ते का आंकड़ा ये है, ये 2, 4, 6, 8। कहां तक है इसकी ऊंचाई? यहां तक। तो ये किस डाटा को शो कर रहा है? 8 को। तो हम लिख देंगे कि 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, ये एक दंड आलेख है जो 5 लगातार वर्षों में जो पुस्तकें बेची गई हैं उस पुस्तक भंडार का आंकड़ा दिखा रहा है हमको। और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए फिर इसने हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनके हमें जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1989, 90 और 1992 में प्रत्येक वर्ष लगभग कितनी पुस्तकें बेची गईं? ठीक है, चलिए देखिए
पहले हम इस दंड आलेख को समझेंगे, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ठीक है ना। चलिए, यहाँ ये सनह दे रखी हैं कि किस वर्ष कितनी पुस्तकें बेची गई हैं, और उसके जो है ये मीनारें सी ये बना रखी हैं, और यहाँ हमको दे रखा है इसका डाटा कि कितनी पुस्तकें किस ईयर में बेची गई हैं। इन्होंने एक पैमाना लिया है, स्केल 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो खाना है ना, इसको इन्होंने 1 इकाई माना है। तो यहाँ से और यहाँ तक का आंकड़ा कितनी पुस्तकों को दर्शा रहा है? 100 को। तो 1 इकाई बराबर ने कितनी पुस्तक मानी है? 100 पुस्तकें, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी 100, तो 200 हो गई, यहाँ तक 300, 400, इस तरीके से इन्होंने ये आंकड़ा बना दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर। वो हमसे कह रहा है कि 89, 90 और 1992 में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, ठीक है। चलिए पहले करते हैं हम 89 को। देखिए 89 क्या है, 100 से ऊपर है, और इसका 100 और 200 का मध्य बिंदु है ये, ठीक है। ये मध्य बिंदु से भी थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है, और 200 से नीचे है। 200 का आंकड़ा कहाँ है? यहाँ, यानी कि ये 150 से ऊपर है और 200 से नीचे है, यानी कि इसके लगभग मध्य में है, बीच में। तो ये किस संख्या को प्रदर्शित करेगा भाई? 150 से ऊपर और 100 से नीचे, लगभग 175 को। कितना? 175 को, ठीक है। चलिए अब दूसरा आता है, वो कह रहा है कि 90 में कितनी बेची गई हैं। चलिए अब 90 का आंकड़ा देते हैं। 90 कहाँ है? देखिए इसका मध्य बिंदु तो ये हो गया, ये मध्य से भी थोड़ा सा और ऊपर है, यानी कि ये भी लगभग लगभग जा रहा है यहाँ, यानी कि ये भी करीबन करीबन हो गया 475 के आसपास। कितना हो गया? 475। अब वो पूछ रहा है हमसे 1992। चलिए इसे भी देखते हैं। देखिए 92 कहाँ जा रहा है? पहले इस हम 200 वाली रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्या ये 200 पर है? नहीं, 200 से ऊपर है। अच्छा, ये लेकिन मध्य बिंदु से नीचे जाएगा मेरे हिसाब से, मध्य बिंदु से नीचे है, तो यानी कि ये 200 से ऊपर है और 250 से नीचे है, तो ये लगभग लगभग होगा हमारा 225 के आसपास, ठीक है ना। चलिए हमारे तीनों प्रश्न हो गए सॉल्व। अब इसे हम अपने उत्तरों में लिख देंगे। देखिए इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे अच्छा है, पहले जो हमें जो दंड आलेख दिया हुआ है, बस उसी पर प्रश्न को अपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर अपना आंसर तो हम 1 मिनट में लिख देंगे, ठीक है। लिखते हैं 1989 में बेची गई पुस्तकें कितनी हैं? 175। लिख दीजिए, कितनी देर लगती है इसमें, बस इसे समझना थोड़ा सा समय लेता है, लिखने में कुछ नहीं है। फिर कह रहा है कि 1990 में बेची गई पुस्तकें, 90 का आंकड़ा ये रहा, कितनी बेची है इसने? 475। देखिए ये जो आंकड़ा है एकदम एग्जैक्ट तो है नहीं कि आप कह दें कि हाँ इतनी ही बेची हैं। यदि आप यहाँ 475 एक अनुमानित ही तो है, और वो पूछ भी रहा है हमसे कि लगभग कितनी पुस्तकें बेची हैं, क्योंकि उसने सटीक आंकड़ा नहीं दिया आपको, तो यहाँ सिर्फ एक जो अनुमानित जो आंकड़ा है ना, बस वही देना है आपको, ठीक है। फिर 1992 में बेची गई पुस्तकें कितनी है? 92 में लगभग 225, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है इसका कि किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गईं और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गईं, ठीक है। करते हैं इसे भी। तो 400 पुस्तकें हमने कब बेची थी? ये 1990 में, ठीक है ना। तो 1990 में हमने कितनी पुस्तकें बेची हैं? 475 पुस्तकें हमने जो है लगभग 1990 में 475 पुस्तकें बेची। और ये हमसे पूछ रहा है कि 225 कब बेची थी? 225 वाला आंकड़ा कौन सा था? ये 1992 में। तो 1992 में हमने लगभग जो है 225 पुस्तक बेची। प्रश्न नंबर 3 है कि किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची? 250 से पुस्तकें कम कब बेची हमने? देखिए एक तो ये वाला है आंकड़ा 1989 वाला, और यहां भी 225 थी ना, हाँ।
तो 1992 में भी जो है हमने 250 पुस्तकों से कम पुस्तकें बेची हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे, एक तो है 1989 में और दूसरा आंकड़ा है 1992 में, यानी कि 250 से कम पुस्तकें हमने 1989 और 1992 में बेची हैं। ठीक है ना। चलिए अब चौथा प्रश्न है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? अच्छा, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मतलब वैसे तो कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल सा ही, लेकिन आप इसका सटीक आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसका आंसर कोई फिगर में नहीं आएगा। वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे स्पष्ट करने को कह रहा है क्या, कि जो आपने 1989 में जो पुस्तकें बेची है ना, उसका आप आकलन कैसे करेंगे, मतलब उसको कैसे समझाएंगे या कैसे आपने खुद समझा है कि 1989 में इसने कितनी पुस्तकें बेची हैं। देखिए हम जानते हैं एक इकाई बराबर कितनी पुस्तकें हैं, यहां इन्होंने लिखा है 100 पुस्तकें। ठीक है, अब 100 और 200 के मध्य बिंदु कितनी पुस्तकें होंगी? 150। लेकिन क्या ये आंकड़ा 150 तक है? नहीं, ये 150 से भी ज्यादा जा रहा है। और 200 तक पहुंच रहा है? नहीं, उससे नीचे है। तो इसने लगभग 100 पुस्तकें बेची हैं। बस इसी चीज को हमें अपने शब्दों में लिख देना है। आपके शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे कुछ अलग होंगे, लेकिन फिर भी हमारा मतलब सिर्फ अपने उत्तर तक, उस अपने आंसर तक पहुंचना है और अपना आंसर दूसरे को समझाना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और हमने जो आकलन किया है वो किस प्रकार किया है। चलिए चौथा करते हैं। देखिए इसका आंसर हम देंगे, क्योंकि यहाँ एक इकाई बराबर 100 पुस्तकें हैं, तो 1989 में बेची गई पुस्तकों का दंड आलेख 100 और 200 पुस्तकों के मध्य स्तर से थोड़ा सा अधिक है, अतः इसे हम लगभग 175 पुस्तकें मानेंगे। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, प्रश्न समझ में तो आ रहे हैं ना आपको? मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, उन्हें हल्के से भी समझा दोगे ना तो वो चुटकियों में सीख जाते हैं। आप हैं ही इतने होशियार। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। मतलब 6 कक्षाएं हैं, उनके विद्यार्थी का आंकड़ा जो है नीचे दिया हुआ है, ये रहा। ये कक्षाएं हैं और ये उनके छात्र या विद्यार्थी हैं। उनको हमें क्या करना है, एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है, एक दंड आलेख बनाना है। यहां हमने ये दंड आलेख बना लिया है। ठीक है, अब इन्हीं दंड आलेख के आधार पर वह हमसे प्रश्न पूछेगा। पहले हम इस दंड आलेख को समझेंगे। देखिए ये एक दंड आलेख है, मैंने इसे ग्राफ पेपर पे बनाया है। आप चाहें तो ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, मार्केट में 1-2 रुपए का मिल जाता है, और चाहे तो आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। लेकिन इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएं, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। चलिए समझते हैं पहले इसे। देखिए ये इसका जो है ना, ये वाली रेखा, ये नीचे हमने जो टावर बनाए हैं, तो इसको यदि हम यहाँ अगर कोई नाम देने की कोशिश करेंगे तो इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये वाली रेखा है, इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप अपनी कॉपी पर स्केल से बना लेना, मैं थोड़ा जल्दी में बनाता हूँ और यहाँ बिना स्केल के ऐसी टेढ़ी हो जाती है। बस मेरा काम आपको समझाना है, क्योंकि मैं कोई ड्राइंग का टीचर नहीं हूँ। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये हमने जो टावर बनाए हैं ये क्लास 5th का है, 6, 7th, 8th, 9th और 10th, जो हमें यहाँ डाटा दिया है, और ये उनकी संख्या है कि कौन सी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको समझेंगे। देखिए 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 135। ठीक है, ये जो इनके खाने होते हैं, एक जो बड़ा खाना है, इसको हम कहते हैं एक इकाई। क्या कहते हैं? एक इकाई। तो हमने एक खाने को कितने छात्र माना है? 20। ठीक है ना। तो हमने जो पैमाना माना है, स्केल, तो एक इकाई बराबर क्या माना है? 20 छात्र माने हैं ना। ये जो एक खाना है, हाँ, तो एक इकाई बराबर 20 छात्र। ठीक है। चलिए
अब इसी तरीके से हमने 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140 तक आंकड़े लिख दिए, क्योंकि हमें चाहिए कितना, सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 135, तो हमने उससे थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया है। चलिए अब आते हैं 5वीं कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं 135। तो देखिए हमने इसको, जो ये पूरा एक खाना है इसको कलर कर दिया है, और कहां तक गए हैं हम, देखिए यहां तक तो 120 होते हैं और हमें चाहिए 135, तो इसका जो मध्य बिंदु है वो लगभग लगभग यहां हो जाएगा, यहां तक, तो हमने उसे थोड़ा सा और ऊपर बना दिया है यहां तक, और 140 से नीचे है, और 100 ये मध्य बिंदु कितना हो गया 140, और 120 का मध्य बिंदु हो गया 130, ये 130 हो गया, तो इससे थोड़ा सा ऊपर तक और बना दिया है, तो ये बन गया हमारा 135। ठीक है ना। चलिए अब 6 क्लास को देखते हैं। 6 क्लास में संख्या कितनी है 120, तो 6 क्लास, अच्छा दो जो टावर है ना इनके बीच में आपको एक खाना छोड़ना भी पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा ये अलग अलग है, वरना एक साथ बना देंगे तो जो है ये दोहरा दंडालेख हो जाएगा, और दूसरी बात आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा किसका है, और देखने में भी थोड़ा सा ऑड लगेगा। ये इसका एक नियम होता है कि आप एक टावर और दूसरे टावर के बीच में एक खाने को खाली छोड़े। ठीक है ना। चलिए 6 क्लास में बच्चे हैं 120, तो हमने ये 6 क्लास का बनाया है। 120 कहाँ है, देखिए ये वाली लाइन है ना, ये 120 की है यहां तक। ठीक है। 7th क्लास में है 95, ठीक है, देखिए ये 100 वाली लाइन है ये, और ये 80 वाली लाइन है, तो इसका जो मध्य बिंदु है लगभग यहाँ है, इससे थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, तो ये हो गया कितना 95। ठीक है। अब 8th क्लास में कितनी है 8वीं में 100, तो 100 की लाइन देखिए ये आ रही है, ये रही, तो हमने यहाँ 100 तक बना दिया है ये वाला टावर। अब 9th क्लास में बच्चे हैं, 9वीं में है 90 बच्चे, ठीक है, देखिए ये 80 की लाइन है ये वाली, और ये 100 की, तो इसका जो है मध्य बिंदु कितना होगा 80 और 100 का 90 ही तो होगा ना, क्योंकि एक खाना 20 का है, तो आधा खाना 10 का हो गया। ठीक है। अब 8वीं में है 80 बच्चे, तो 80 का तो हमारे पास सीधी सी लाइन है, ये आ गई यहां तक। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर। अब करते हैं हम अपना प्रश्न। अब सवाल नंबर पहला कह रहा है ए, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, जो जो स्केल है पैमाना है आप किस प्रकार से चुनेंगे। देखिए हमने यहाँ जो एक खाना है ना, जितने विद्यार्थियों को माना है बस वही हमारा स्केल है, तो हमने एक खाने को कितने विद्यार्थियों से निरूपित किया है 20 से। ठीक है, यानी कि हमने जो है स्केल माना है, तो वो स्केल माना है 1 इकाई बराबर 20 छात्र। ठीक है, यानी कि 1 इकाई बराबर एक खाने के बराबर हमने कितने छात्र माने हैं 20 छात्र। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा सॉल्व। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमसे कह रहा है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है। चलिए देखिए, चाहे तो आप इस दंड आलेख से भी सीख लीजिए और चाहे तो आप इसे यहां से भी सीख सकते हैं, लेकिन दंड आलेख आपको फिर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए ये कक्षा 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ इसके विद्यार्थी हैं। 5वीं में 135 है, 6वीं में 120, 7वीं में 95, यहाँ 100, 90 और 80। तो वो हमसे पूछ रहा है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिकतम है, यानी कि सबसे ज्यादा है। तो आप इस आंकड़े के अनुसार भी बता सकते हैं कि क्लास 5th में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये 135 है और इससे सब कम है। और आप इस दंड आलेख से भी देख सकते हैं कि सबसे ऊंचा टावर किसका है, ये, यानी कि क्लास 5th का। ठीक है ना, कक्षा 5 का। तो आपका पहला जवाब तो मिल गया आपको कि अधिकतम संख्या किस क्लास में है, 5वीं में। ठीक है, अच्छा, और फिर पूछ रहा है कि किस कक्षा में न्यूनतम संख्या है, तो आप इस आलेख से भी बता सकते हैं सबसे छोटा ये किसका है 10th का, यानी कि कक्षा 10 का। तो न्यूनतम संख्या किस क्लास में है, कक्षा 10 में। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों प्रश्न। हाँ मुझे पता है आप समझ रहे हैं। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपके लिए एक नया वर्ड
अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्लास 6 और 8th के जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका। चलिए करेंगे इसे भी। देखिए मैं आपको बताऊं कि अनुपात क्या होता है। देखिए अनुपात कुछ भी नहीं है। अनुपात बराबर होता है पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। आपसे जिस भी संख्याओं, दो संख्याओं का अनुपात पूछा जाएगा, कभी भी एक संख्या का तो अनुपात हो नहीं सकता, अनुपात हमेशा दो संख्याओं का होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, पहली संख्या को ऊपर लिख देना है, दूसरी संख्या को बटे में नीचे लिख देना है और काट पीट कर लेनी है, आपको आपका अनुपात मिल गया। ठीक है ना। एक तो ये हो गया देसी तरीका, लेकिन करने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। वो हमसे कह रहा है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का, यानी कि का किसके साथ है, पहली संख्या के साथ। तो पहली संख्या को लिखेंगे हम आगे, तो हम लिखेंगे कक्षा 6 का। अनुपात पूछ रहा है ना, अनुपात के लिए ये वाला चिन्ह लगाया जाता है, आप जानते हैं। और किससे पूछ रहा है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो कक्षा 6 अनुपात कक्षा 8। ठीक है ना। अब यहां इनकी संख्या लिख दीजिए। कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं, 120, अनुपात का निशान। और कक्षा 8 में 100, इसे भी लिख दीजिए। बस अब कुछ नहीं करना, आप इन्हें काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, अब 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 5 बार और 2 छिक्के 12। तो हमारा अनुपात आया 6:5। बस यही हमारा अनुपात है। ठीक है ना। और यही हमारा क्या है, इस प्रश्न का आंसर। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, वीडियो तो पसंद आ रही है ना आपको? अच्छा, तो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। कर दिया ना? नहीं किया तो कर दीजिए, कोई बात नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चैनल आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, बल्कि आप जानते हैं इस चैनल पर आपको, अभी तो क्लास 7th में है, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी ना, आपको 12th लेवल तक का सारा मटेरियल, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, जो कुछ भी सब्जेक्ट है ना, आपके सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। ऐसा करने से आपके दो फायदे होंगे। पहला, आपको घर बैठे कम समय में अच्छा मटेरियल पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और दूसरा, यूट्यूब पर क्लासेस फ्री होती हैं तो आपके पैसे भी बचेंगे। आपको किसी भी प्राइवेट ट्यूशन में जाकर अपने माता पिता के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, सब कुछ यही मिलेगा। तो क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की, प्राइवेट ट्यूशन जाने की? अब इतना फायदा आपका हो रहा है तो थोड़ा सा हमारा भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे नहीं लगते। अच्छा बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।